गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कम लोग भी आए। लाइट थोड़ा सा नहीं आ रही, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको मुगल पढ़ा रहा था। मुगल में विशेष तौर से अकबर के बारे में। अकबर के बारे में मैंने जो जानकारी आपको जो दी थी, वो जानकारी ये दिया था कि अकबर का ऐतिहासिक पार्ट जितना मैंने लगभग बताया था, उसमें कुछ थोड़ा बहुत छूट गया है। उसी को लेते हुए हम आगे आज हम लोग अकबर के काल में जो मुगल शैली थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं पहले अकबर। मैं बताऊं अकबर। अकबर का जो समय है वो मैंने आपको बताया था कि 1556 से लेकर के 1605। ठीक है, बात करते हैं अकबर के समय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो छूट गई थी, उनमें से बात करते हैं। अकबर ने अपने शासन काल में विशेष तौर से उसने टकसाल स्थापित करवाया था। अकबर ने दिल्ली में टकसाल स्थापित कराया था और इसका अध्यक्ष जो बनाया था, इस टकसाल का अध्यक्ष जो बनाया था उसका नाम था चित्रकार, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। यानी सिराजी को, यानी जो चित्रकार भी था, अकबर का गुरु भी था, दिल्ली के में जो टकसाल स्थापित कराया था उस टकसाल का अध्यक्ष इसी को ही बनाया था। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मुगलों के सिक्के जारी किए गए थे। जैसे जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें से, जैसे संसब, ठीक है, दूसरा मुहर, इलाही, जलाली, रुपया, दाम, ये अकबर के द्वारा जारी किए। संसद जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का था, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। मुहर सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था। इलाही सोने का गोल सिक्का था। जलाली चांदी का चौकोर सिक्का था। इसी तरह से रुपया चांदी का रुपया था, चांदी का सिक्का था। दाम तांबे का सिक्का था। यानी अकबर ने, मुगल बादशाह ने इन सिक्कों को भी टकसाल से, जो दिल्ली में टकसाल स्थापित कराया था, उस टकसाल से ये सिक्के जारी किए थे। संसद सोने का सबसे बड़ा सिक्का, मोहर सोने का सबसे प्रचलित सिक्का, इलाही सोने का गोल सिक्का, जलाली चांदी का चौकोर सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का, दाम तांबे का सिक्का। ये अकबर ने ये सिक्के अपने शासन काल में जारी किए थे। तो ये जो सिक्के अकबर ने अपने शासन काल में जारी किए थे, इनमें से कुछ सिक्कों पर अकबर ने चित्रकारी भी करवाई थी, यानी आकृति भी बनवाई थी।
ऐसे में अकबर के आकृति वाले सिक्के कौन से मिलते हैं? जैसे अकबर ने राम सीता अकबर ने राम सीता की आकृति कुछ सिक्कों पर बनवाई थी। समझ रहे? अकबर ने राम सीता की आकृति उसने अपने कुछ सिक्कों पर अकबर ने राम सीता की आकृति बनवाई थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने बाज पक्षी बाज पक्षी की आकृति वाला ठीक है, बाज पक्षी की आकृति वाला सिक्का भी जारी किया था। यानी अकबर ने जो सिक्का, एक बाज पक्षी वाला सिक्का अकबर ने जारी किया था, राम सीता की आकृति वाला भी अकबर ने सिक्का जारी किया था। तो इस तरह से अकबर ने अपने शासन काल में सिक्कों पर भी उसने आकृति अंकित करवाई थी और विभिन्न प्रकार के सिक्के अकबर ने चलवाए थे। बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि अकबर के शासन काल में जो नवरत्न कौन कौन से थे। अकबर के समय के नवरत्न, तो अकबर के समय के नवरत्नों की बात करता हूं। नवरत्न, अकबर के समय नवरत्न कौन कौन से थे? नंबर 1 अबुल फजल, 2 फैजी, 3 अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, टोडरमल, मान सिंह, भगवान दास, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के समय के नवरत्न हैं। दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है आज। अकबर के नवरत्नों की बात कर रहे हैं, तो अकबर के समय की नवरत्न हैं, जिनमें अबुल फजल जो था वो एक लेखक था, फैजी भी एक लेखक था, अब्दुल रहीम खाना भी एक लेखक था, टोडरमल ये एक भूमि विशेषज्ञ था, मान सिंह तलवार चलाने में विशेषज्ञ था, भगवान दास एक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ये भी बीरबल के बारे में थोड़ा जान लें। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। और जान लें कि महेश दास था, यही बता देते हैं, महेश दास था। और अब इनको राजा की उपाधि, ठीक है, यानी बीरबल को राजा की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि? राजा। इनको राजा बीरबल भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम था महेश दास और इन्हें राजा की उपाधि प्राप्त थी। बीरबल भी जो था वो चित्रकारी करता था। क्या करता था? चित्रकारी करता था।
इसके बाद तानसेन की बात करते तो ये एक संगीतकार था, मैं इसके बारे में बता चुका हूं पीछे, अभी पिछले आपके वीडियो में देखा होगा। तानसेन मैं इसे बता देता हूं, तानसेन एक संगीतकार था और इसका नाम था, असली नाम राम रतन तनु पांडे। अकबर ने इसे कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी और इसके गुरु का नाम था, तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। अकबर ने हरिदास से भेंट की थी। ठीक है, तो मैंने साथ में यह भी बताया था कि इसने रुद्र वीणा नामक संगीत यंत्र का आविष्कार किया था और ध्रुपद गायन, गायन में भी ध्रुपद कौन सा है तो याद कर लीजिएगा तानसेन के बारे में। रुद्र वीणा कौन सा, मैंने कल बताया था आपको परसों, रुद्र वीणा ये यंत्र है, इसका आविष्कार किया था। इसके अलावा ध्रुपद, ध्रुपद गायन, गायन का भी इसने आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस तरह से तानसेन जो था अकबर के 9 रत्नों में माना था। मुल्ला दो प्याजा की बात करते हैं, तो मुल्ला जो दो प्याजा की बात आती है तो ध्यान दीजिए, मुल्ला दो प्याजा जो थे वो पाक पाक शास्त्री थे, यानी कि एक अच्छा रसोईया था। तो इसको कहते हैं पाक कला शास्त्री, पाक कला शास्त्री थे, यानी इनको खाने बनाने में, पकाने में इनको बहुत अधिक ज्ञान था। तो अकबर के 9 रत्नों में से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अबुल फजल ये लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे अबुल फजल की आईन अकबरी। फैजी भी लेखक थे, इन्होंने पुस्तकों का अनुवाद बहुत अधिक किया है, इन्होंने बताएंगे आगे हम। अब्दुल रहीम खान खाना ये भी एक लेखक थे, ठीक है, इन्होंने भी अनुवाद किया है। टोडरमल ये भूमि विशेषज्ञ थे और मान सिंह तलवार विशेषज्ञ थे और भगवान दास चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बीरबल जो थे ये वास्तविक नाम था इनका नाम महेश दास, ये चित्रकारी भी करते थे, इनका उनको उपाधि मिली थी राजा की उपाधि। तानसेन संगीतकार थे, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। मुल्ला दो प्यादा पाक कला शास्त्री थे। तो इस तरह से अकबर जो थे वो 9 रत्नों में यहां यहां चीजें मैंने आपको बताई, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अकबर के समय मुगल कला शैली की शुरुआत हुई है। अब यहां से शुरू होता है मुगल शैली के बारे में विशेष जानकारी, अब आपको हम देते हैं। तो आइए ध्यान दें, पहले तो ये सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि 1556 में अकबर के समय मुगल शैली का जन्म हुआ। ठीक है, मुगल शैली का जन्म हुआ और इसके जो जन्मदाता थे, इसके जन्मदाता 2 चित्रकार थे। एक का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। दूसरा जो था मीर सैयद अली जुदाई। ये दोनों चित्रकार जो हैं वो हुमायूं के साथ ये आए थे और इन्होंने ही अकबर के समय मुगल शैली को जन्म दिया। सिराजी सिराजी उस समय जब आया था जब अकबर एक छोटा था, तो इसी ने ही अकबर को चित्रकला सिखाई थी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये अकबर के चित्रकारी गुरु थे। फिर बात करते हैं मीर सैयद अली जुदाई। मीर सैयद अली जुदाई ये भी इन्हीं के समय थे। अकबर जिसको ज्यादा महत्व, वैसे दोनों को महत्व देता था, अकबर सिराजी को अधिक महत्व देता था, लेकिन अकबर ने जो चित्रशाला का जो अध्यक्ष बनाया था, इसको मीर मुसब्बिर कहते हैं। तो अकबर ने इसको बनाया था मीर मुसब्बिर। अकबर ने, ध्यान रखिएगा, मीर मुसब्बिर, अकबर ने मीर मुसब्बिर यानी प्रधान चित्रकार, इसको क्या कहते हैं, प्रधान चित्रकार। ये अकबर के समय का एक प्रधान चित्रकार था जिससे मीर मुसब्बिर कहते थे। लेकिन अकबर ने इनको ज्यादा दिया था, अकबर ने इनको
कई जगह का अध्यक्ष बनाया था। कई इनको मुल्तान, अकबर ने इनको मुल्तान की सूबेदारी भी दी थी। अकबर ने इनको कहाँ की, अकबर ने इनको मुल्तान की सूबेदारी भी दी थी। और बाकी क्या क्या किया है अभी आगे हम आपको बताते हैं। तो इन लोगों ने ही मुगल शैली को जन्म दिया था, जिसका नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जो पशु चित्र बनाने में माहिर था। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो पशु चित्र बनाने में माहिर था। मीर सैयद अली जुदाई जो ग्राम चित्र बनाने में माहिर था। इसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर के समय की में मुगल शैली शुरू हुई। इस मुगल शैली को हम इंडो पर्शियन शैली भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। इस शैली को हम दरबारी कला शैली भी कहते हैं। इस शैली के बारे में कहते हैं कि मुगल शैली जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी भी है। इन सब के बारे में पहले भी आपको चर्चा करके बता चुका हूं, बस मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया कि आपके बाद में दिमाग में बात बैठ जाए। अब बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर। तुजुक ए जाग मुगल बादशाह के बारे में तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी यानी जहांगीरनामा जिसे कहते हैं। ये स्वयं किसने लिखी थी? ये जहांगीर द्वारा लिखी गई है, जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तबकात ए बाबरी, ये बदायूं द्वारा लिखी गई है। बदायूं ने इसको जो है लिखा था, तबकात ए बाबरी। और वाकयात ए बाबरी ये अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। तो ये जो मैंने 3 पुस्तकें बताई हैं, इन तीनों पुस्तकों से, यानी ये तीनों पुस्तकों से क्या पता चलता है? तीनों पुस्तकों से पता चलता है कि अकबर को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि अकबर को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। ये तीनों ग्रंथ इस बात का उल्लेख करते हैं कि अकबर, ऐसा नहीं कि अकबर अभी किया है, अकबर बचपन से चित्रकारी का शौक था। यहां तक कि उसने ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से चित्रकारी भी सीखी थी। तो इस तरह से जब अकबर को चित्रकारी का शौक था, तो इसीलिए अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में कुछ विशेष स्थानों पर उसने चित्रशालाएं स्थापित कराई थी। तो ऐसे में जो अकबर की जो चित्रशालाएं स्थापित हुई हैं वो कहां कहां है, आइए देख लेते हैं। तो अकबर ने जो चित्रशालाएं स्थापित कराई थी, जैसे अकबर की चित्रशालाएं कहां कहां थी? फतेहपुर सीकरी, ठीक है, आगरा और लाहौर। इन स्थानों पर अकबर की ने क्या स्थापित कराया था? चित्रशालाएं स्थापित कराया था। और इन चित्रशालाओं को चित्रशाला नहीं बोलते थे। मैं इसलिए बोला कि स्टार्टिंग में कि आपको समझ में आ जाए कि इसको चित्रशाला नहीं बोलते थे, इसको कहते क्या थे? पोथीशाला। क्या कहते थे? इसको पोथी खाना कहते थे। तो ध्यान रखना, अकबर के समय की जो चित्रशालाएं होती थी उनको हम पोथीशाला या पोथी खाना के नाम से, पोथी खाना या पोथीशाला के नाम से जानते थे। तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने कई चित्रशालाएं, कई पोथी खाना स्थापित कराए थे। फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर, ये इनकी विशेष चित्रशालाएं थी जो अकबर की इन पोथीशालाओं को, चित्रशाला को पोथी खाना या पोथीशाला के नाम से जानते थे। इसके अतिरिक्त अकबर ने फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी में
ठीक है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके अतिरिक्त जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, ध्यान देना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इस यहां पर उसने एक कला निकेतन, कला निकेतन स्थापित कराया था, स्थापित कराया। अब ये कला निकेतन क्या होता है? कला निकेतन उसे कहते हैं जहां पर चित्र को संग्रह किया जाता है, बनाया नहीं जाता है, संग्रह किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, ऐसे को हम कला निकेतन या आर्ट गैलरी कह सकते हैं। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कला निकेतन स्थापित किया था, या ये कह सकते हैं कि एशिया की या भारत की, एशिया की सबसे सबसे पहला कला निकेतन था। तो एशिया का सबसे पहला कला निकेतन कहां था? तो हम कहेंगे फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था। अब ये जो कला निकेतन जो फतेहपुर सीकरी में जो स्थापित हुआ है, जिसे अकबर ने स्थापित कराया है, तो इस कला निकेतन का जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसका अध्यक्ष वो था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। कौन था इसका अध्यक्ष? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो सिराजी था यहां पर चित्रों का संग्रह करवाता था। करवाने के पश्चात इन चित्रों को, ध्यान रखो, इन चित्रों को प्रत्येक सप्ताह में रविवार को, यानी हर हफ्ता, ठीक है, यानी क्या करता था ये, प्रत्येक सप्ताह, सप्ताह में कब? रविवार को, रविवार को चित्र दिखवाता था, यानी दिखाता था। क्या करता था? लोगों को चित्र दिखवाता था। कब? प्रत्येक रविवार लोग जो है चित्र देखते थे। तो ये अकबर ने एक चित्रशाला स्थापित कराई थी, और चित्रशाला यानी पोथीशाला, और इसके अलावा अकबर ने कला निकेतन भी स्थापित कर। याद रखिएगा, कला कला जो स्थापित कराया था अकबर ने कला निकेतन, ये कहाँ था? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन था और इसमें कब दिखाया जाता था चित्रों को। इसके अतिरिक्त अकबर ने पुस्तकालय, अकबर ने पुस्तकालय भी स्थापित कराया था। तो अकबर ने जो पुस्तकालय स्थापित कराया था, अकबर ने, ये पुस्तकालय कहां कहां था? तो ध्यान रखना, लाहौर, दिल्ली और आगरा, लाहौर, दिल्ली और आगरा, इन स्थानों पर अकबर ने क्या स्थापित कराया था? पुस्तकालय भी अकबर ने स्थापित कराया था। तो इस प्रकार से अकबर जो है चित्रशालाएं, पुस्तकालय, कला निकेतन चीजों को, यानी संस्थाएं जैसी चीजों को स्थापित कराया था। लेकिन बिना चित्रकारों के ये नहीं चल सकता है। इसीलिए अबुल फजल की आईने अकबरी में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि अकबर की चित्रशाला में, पोथी खाना में लगभग 100 से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि अकबर अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है, अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार, अबुल फजल की आईने अकबरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अकबर की चित्रशाला में, पोथी खाना में 100 से अधिक, कितने? 100 से अधिक चित्रकार थे, ये बात किसने कही है? अबुल फजल की आईने अकबरी में लिखा हुआ है। तो साफ साफ लिखा है कि 100 से अधिक चित्रकार थे, और ये चित्रकार दो भागों में बटे थे। एक तो विदेशी चित्रकार थे, इसमें बहुत सारे, और सबसे ज्यादा संख्या जिनकी थी भारतीय चित्रकारों की, यानी दोनों तरह के चित्रकार थे। एक तो विदेशी चित्रकार थे, और कौन थे? और दूसरे में
भारतीय चित्रकार थे। तो भारतीय चित्रकार अभी बताते कौन कौन से, पहले हम विदेशी देख लेते हैं। तो विदेशी में कौन कौन से चित्रकार थे, जैसे कलमाक। कलमाक जो अफगानिस्तान में है, कलमाक से जो आया था उसका नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी कलमाक का रहने वाला था। और दूसरा जो व्यक्ति आया था उसका नाम था फारूक बेग। फारूक बेग भी जो था वो अकबर के समय ही आया था। वो कहाँ का था, कलमाक का था। इसी तरह से तबरेज एक स्थान है ना। इसी तरह से तबरेज स्थान है, और तबरेज से आया था मीर सैयद अली जुदाई। कहां से आया था, मीर सैयद अली जुदाई तबरेज से आया था। इसी तरीके से एक आया था जमशेद, एक चित्रकार और आया था जमशेद। एक चित्रकार और आया था, उसका नाम है कुली, उसका नाम है खुसरो कुली। क्या नाम है, खुसरो कुली। तो ये ऐसे चित्रकार हैं जो अकबर के समय विदेशी चित्रकारों में इनकी संख्या गिनी जाती। कौन, सिराजी, फारूक बेग, मैं लिखता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। ये ऐसे कलाकार हैं जो विदेशी कलाकार थे। सिराजी, फारूक बेग, जुदाई, जमशेद, खुसरो कुली एक ही नाम है। तो ये ऐसे चित्रकार थे जो अकबर के समय जो आए थे, और इनको संख्या इनकी गिनी जाती है, विदेशी में गिनी जाती है। रही भारतीय चित्रकारों की बात करते हैं, तो भारतीय चित्रकार बहुत सारे हैं। अब उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम बताते हैं, कौन कौन से। जैसे दसवंत बसावन, भीम गुजराती नाम है पूरा, नंद ग्वालियरी, लाल महेश, ठीक है, लक्ष्मण, फारूक चेला, फारूक बेग अलग, फारूक चेला अलग। फारूक चेला, मिस्किन, इसके अलावा कुछ और नाम है, मैं बता देता हूं। हाँ, जगन्नाथ, तारानाथ, सावलदास। और नाम देख लेते हैं। और फारूक चेला, एक फारूक शेख भी है, फारूक शेख, ये सब नाम लिखेगा आप। फारूक शेख, जगन, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जगन के अलावा जो है केशव खेमकरण, हरवंश, और भरमदास, और भरमदास, भीम भरमदास, मुकुंद, मधु, इसके अलावा शंकर, आनंद, ठीक है, आनंद, और लाल हो गया, राम। बहुत सारे हैं जो मैंने मेन आपको इसलिए लिख दिया है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस मुगल बादशाह के समय का चित्रकार है, तो आपको मैं सब लिख दिया हूं। दसवंत
जसवंत बसावन, भीम गुजराती, नंद ग्वालियरी, लाल महेश लक्ष्मण, फारूक चेला मिस्कीन, जगन्नाथ तारानाथ, तारानाथ सावलदास, फारूक शेख, जगन केशव खेमकरन, हरबंश, धर्मदास, मुकुंद, मधु शंकर, आनंद राम, ये सारे जो चित्रकार हैं ये भारतीय हैं, जिनके बारे में अबुल फजल की आईने अकबरी ने इनका उल्लेख किया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी चित्रकार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये विशेष चित्रकार हैं, जिनकी कुछ संख्या स्पेशल बताई गई है। जैसे ध्यान दें, सबसे पहले इसी में देख लें, अबुल फजल की आईने अकबरी में, ध्यान देना, अबुल फजल की आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का नाम मिलता है। कितने? 17 चित्रकार विशेष हैं, यानी विशेष का मतलब उत्तम चित्रकार हैं। तो 17 को भी 2 भागों में बांटा है, जिनमें से बताया कि 13, ठीक है, और 4, 13 4 17। तो 13 जो है ये उत्तम चित्रकार कौन है? हिंदू हैं, और 4 जो चित्रकार हैं ये मुस्लिम हैं। ये किसने कहा है? ये अबुल फजल की आईने अकबरी ने बताया है। यानी 13 4 17 याद रखिएगा, 17 चित्रकार विशेष चित्रकार, 17 चित्रकार विशेष हैं। 13 और 4, 13 हिंदू और 4 मुस्लिम, ये बताते हैं अबुल फजल की आईने अकबरी में। लेकिन वाकयात बाबरी में, ठीक है, लेकिन ग्रंथ कौन सा है? वाकयात ए बाबरी। वाकयात बाबरी में ये किसका है? अब्दुल रहीम खान खाना। इनमें जो चित्रकार विशेष चित्रकार को जो नाम मिलते हैं, विशेष चित्रकार, उनकी संख्या कितनी है? 19 3 यानी 22। कितनी है? 22। तो 22 को भी 2 हिस्सों में बांटा है, जिनमें से कितना बांटा? 19 और 3। तो ये 19 कौन है? हिंदू चित्रकार हैं, और 3 कौन है? मुस्लिम चित्रकार हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी में, ये वाला क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है कि कितने वाक्य किस ग्रंथ में हमें जो है 22 चित्रकारों के नाम मिलते हैं जो फला फला चित्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाक़यात बाबरी में 22 और अबुल फजल की आईने अकबरी में 17, यानी 13 4 और 19 3। तो ये विशेष चित्रकार हमें मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अकबर के समय के मैंने विशेष चित्रकारों के नाम बताए हैं। अब बात करते हैं कि अकबर इन चित्रकारों से चित्र बनवाता था। बिल्कुल अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो अकबर इनकी सुविधाएं क्या देता था इनको? तो अकबर इनको खाना पीना कपड़ा सब कुछ देता था, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन साथ साथ में, ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में अकबर इनको जो है वो उपाधियां भी देता था। अकबर अपने चित्रकारों को क्या क्या देता था? अकबर अपने चित्रकारों को उपाधियां देता था। अकबर अपने चित्रकारों को मनसबदारी भी देता था। तो मनसबदारी क्या होता है थोड़ा सा समझ लें, पहले इसको बता देते फिर बताते मनसबदारी क्या होती है। उपाधियां देता था, तो उपाधियां जो होती थी कौन कौन से दी जाती? जैसे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को, अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि। तो ये शीरी कलम क्या होता है? शीरी कलम जो होता है वो कह सकते हैं कि अकबर जो चित्रकारी करता था, कलम मतलब जो है जो ब्रश, और शीरी मतलब होता है सुंदर, मीठा नहीं, सुंदर साफ। तो अकबर की चित्रकारी इतनी साफ सुथरी थी, इतना साफ सुंदर, वो लिखता भी था, इसीलिए अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि दी थी। इसी तरीके से मीर सैयद अली जुदाई को अकबर ने नादिर उल अस्र, अकबर ने इसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। 2 उपाधियां होती है, एक नादिर उल अस्र, एक होती नादिर उल ज़मा।
ये दोनों उपाधियों की डिटेल मैं आपको बताऊंगा, जब एक साथ आएगी तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वो मैं बताऊंगा आपको जहांगीर के समय, इसीलिए मैं यहां रोक देता हूं। जहांगीर के समय आपको बताऊंगा कि नादिर उल असर और नादिर उल जमा ये दोनों का मतलब क्या है, एक साथ बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लें, नादिर उल असर की उपाधि किसे दी गई थी, कौन सी है, नादिर उल असर, बिल्कुल सही है, नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। अब बात करते हैं मनसबदारी क्या है, ठीक है, मनसबदारी क्या होती है, थोड़ा समझ लें इसको। मनसबदारी जो होती है, मनसब जो होता है ये एक अरबी शब्द से बना है। मनसब, मनसब का होता है, मनसबदारी जो ये मनसब, जो ये मनसबदारी जो शब्द है ये बना है मनसब शब्द से, मनसब, मनसब। और मनसब का अर्थ होता है पद, मनसब का अर्थ होता है क्या, पद। तो पद पाने वाले को मनसबदार कहा जाता है, पद पाने वाले को मनसबदार कहा था। बहुत अच्छी तरह बात समझ लीजिए, हिस्ट्री में ये कलम नहीं है कहीं, मैं बता देता हूं, बने रहिए, जाइए नहीं। तो पद पाने वाले को मनसबदार, पद पाने वाले को मनसबदार कहते हैं। यानी ऐसे समझ लो एक सरकारी पद है ये, जैसे टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, ये सरकार आपको एक सरकारी पद दे रही है आपको, वैसे ही मुगल एक सरकारी पद देती थी, उस पद को कह सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदार। लेकिन इसको सबसे पहले शुरू किसने किया था ये जान ले थोड़ा सा। इसको शुरू किया था ईरान के शासक, ईरान के शासक जिनका नाम था अब्बा सईद, अब्बा सईद, ये इसके जन्मदाता हैं, समझ रहे, ईरान के अब्बा सईद ने शुरू किया था। लेकिन व्यवस्थित रूप से, अब मैं यहां दूसरा नंबर, एक नंबर डाल दिया, अब मैं नंबर 2 डाल दे रहा हूं। व्यवस्थित रूप से, ध्यान रखना, व्यवस्थित रूप से शुरू किया था चंगेज खान ने, चंगेज खान ने शुरू किया था, व्यवस्थित रूप से शुरू किया था चंगेज खान ने। अब नंबर 3 मैं लिख देता हूं, भारत में इसको, भारत में शुरू किया था, शुरू किया अकबर ने। तो 3 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि मनसबदारी का जन्मदाता कौन है, यानी सबसे पहले शुरुआत किसने की है, यानी ईरान के शासक ने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम शुरू किया था। तो क्या है, लिखे लगाएंगे अब्बा सईद। व्यवस्थित रूप से शुरू किसने किया तो कहेंगे चंगेज खान ने, और भारत में किसने शुरू किया तो कहेंगे अकबर ने। अब है क्या चीज ये भी तो जान लें आप। तो ये क्या होता है, मनसबदारी व्यवस्था होती क्या है, मनसबदारी व्यवस्था होती है कि पद पाने वाला, तो इसमें क्या होता है, जिसको मनसबदारी दी जाएगी उसे दिया जाएगा वेतन, सरकार यानी अपनी तरफ से इसको वेतन देगी, वेतन के साथ साथ वेतन भी देगी। लेकिन बाद में अकबर ने एक नई चीज जोड़ दी थी, वेतन बटे, इसको कहते हैं ऐसे समझ लो, जात, शब्द क्या है जात, और दूसरा क्या है सवार। ये 2 शब्द अकबर ने जोड़े थे, पहले केवल जात था लेकिन बाद में अकबर ने सवार जोड़ दिया। तो समझने में आपको शायद दिक्कत हो रही होगी कि सर मनसबदारी पढ़ा रहे हैं कि हमें बताएं। मनसबदारी जब तक आप नहीं समझोगे तो आपको कैसे मुगलों में मनसबदारी चित्कारों को दी जाती है वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो मनसब का मतलब होता है जात बटे सवार। जात का मतलब क्या होता है, जात का मतलब होता है वेतन, यानी सरकार आपको वेतन देगी, ठीक है। और सवार का मतलब है कि सरकार आपको देगी घुड़सवार, यानी आपको, आपके पास सेना भी रहेगी। तो ये अकबर के द्वारा भारत में शुरू किया गया मनसबदारी। अब बात करते हैं चित्कारी की, ठीक है। तो ऐसे में तो ये सब जिनको है सेना में मिलता था सब चीजें, लेकिन अकबर अपने चित्रकारों को भी मनसबदारी देता था। तो ध्यान रखना, मनसबदारी में एक चित्रकार को, एक चित्रकार को
अधिक से अधिक कितना मिल सकता है, तो याद रखिएगा 500 मनसब। एक चित्रकार को अधिक से अधिक कितना मनसब मिलेगा, 500। याद रखिएगा, क्वेश्चन दो तरह से बनेगा। एक चित्रकार को अधिक से अधिक कितना मनसब दिया जा सकता है, तो बोलेंगे 500। ये वेतन उसका, सवाल इसमें दिया भी नहीं है, ठीक है। तो 500 उसका मनसब होगा। लेकिन अकबर ने कितना दिया था, तो अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को कितना दिया था मनसब, तो आप कहोगे 400। अकबर ने कितना मनसब दिया था, 400। तो मैं समझता हूं मनसब वाली बात क्लियर हो गई। तो अकबर अपने चित्रकारों को मनसब देता था, और कानूनी हिसाब से एक चित्रकार को अधिक से अधिक जो है 500 दिया जाता है, 500 ऊपर नहीं दे सकते हैं। लेकिन मिला केवल अकबर के समय एक ही व्यक्ति को हो, जैसे हम लोग किताब में पढ़ते हैं। वो किसको दिया था, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को 400 का मनसब दिया गया था। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अकबर जो चित्रकार थे उन चित्रकारों से चित्र बनवाता था, और खुद खुद अपना चित्र बनवाता था, और लोगों के भी चित्र बनवाता था। तो ध्यान रखना। और स्वयं अकबर के बारे में कहा गया है कि अकबर के समय जो है वो स्वयं चित्रकारी तो करवाता ही था, तो बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं भी चित्रकारी करता था। लेकिन एक चीज मिस हो गई, ध्यान देना कि अकबर के समय के जो चित्रकार थे उनमें से विभिन्न जाति के चित्रकार थे। तो कुछ जाति चित्रकार छूट गए हैं, उनको जान लें कि अकबर के समय के कुछ हिंदू चित्रकार थे विशेष तौर से। जैसे कौन कौन सी जातियां थे, कायस्थ, कायस्थ चित्रकार, खाती, कहार, ध्यान रखना, कहार, कायस्थ, खाती, कहार, और कौन थे, कहार। इसके अलावा कौन से थे, ध्यान देने पर रखिएगा, खाती, चितेरा, ठीक है। कौन है, चितेरा। तो 1 2 3 4, तो ध्यान रखिएगा, खाती और एक और है सिलावत। ये 5 जो है जातियां, जैसे कि अबुल फजल की आईने अकबरी में, इसकी अबुल फजल की आईने अकबरी में, इन अकबरी में जाति का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, 5 याद रखिएगा, कायस्थ, खाती, कहार, चितेरा, सिलावत। ये अबुल फजल की आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि ये जातियां थी जो चित्रकार होते थे। अब बात करते हैं कि अबुल फजल के समय यानी ये चित्रकार थे, और अकबर के समय ध्यान देना कुछ अलग तरह के चित्रकार और भी थे, जिनका नाम था, जिनको हम कहते हैं गुजराती चित्रकार। यानी अकबर के समय 6 गुजराती चित्रकार थे। कितने, 6। अकबर के समय कितने, 6 गुजराती चित्रकार भी अकबर के समय थे। अकबर जब युद्ध करने जाता था, युद्ध करने जाता था, तो अपने साथ चित्रकारों को भी ले जाता था, तथा प्रत्यक्ष चित्र बनवाता था। नोट कर लें, मैंने क्या लिखा है, युद्ध में ले जाता था और बैठ करके चित्र बनवाता, बना भैया अभी चित्र। तो बनाते भी लोग चित्र, जैसे एक मैं चित्र का नाम बता देता हूं, जैसे अहमदाबाद के युद्ध का चित्रण, इसको हम कहते हैं गुजरात का युद्ध। तो अहमदाबाद के युद्ध का चित्रण 1576 में अकबर ने बनवाया था। किससे बनवाया था, मैं बताता हूं। अहमदाबाद के युद्ध का चित्रण किससे बनवाया था, तो उसका नाम था सावल दास, ठीक है। इसी तरह से अकबर की एक पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि अकबर ने एक और युद्ध का चित्र बनाया था, रणथंबोर के किले की घेरेबंदी वाला चित्र। रणथंबोर
रणथंभौर, रणथंभौर के किले के घेराबंदी, घेरेबंदी वाला चित्र भी बनवाया था। तो यानी अकबर अपने साथ चित्रकारों को युद्ध में ले जाता था और इनसे कहता बना भैया चित्र। तो अकबर इन सबसे चित्र बनवाता था और ये चित्रकार जो है चित्रकारी करते थे। अकबर इनको प्रोत्साहित करता था और ये जो चित्रकारी करते थे तो स्वयं अकबर भी चित्र बनाता था और अकबर के अतिरिक्त ये लोग भी चित्र बनाते थे। तो रही अकबर की बात रही, तो कैसे पता चला कि अकबर वास्तव में चित्र बनाता था? तो तुजुक के जहांगीरी, यानी जहांगीरनामा कह सकते हैं इसको हम, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक के जहांगीरी में स्पष्ट उल्लेख है कि अकबर भी चित्रकारी करता था। कैसे पता चले? तो एक बार इसमें क्या है, इसमें एक कथा घटना का उल्लेख है। क्या उल्लेख है? जब पानीपत का युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, पानीपत का युद्ध दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। जब बैरम खां हेमू को गिरफ्तार करके अकबर के सामने लाया, कहा इसको मार करके गाजी की उपाधि धारण करिए। तो अकबर ने कहा मैं तो इसको पहले ही मार चुका हूं। तो कहा कैसे? कहा मैं इस तरह मारा हूं इसको कि मैं एक दिन अपनी कलम से, कलम वाला बोले तो ब्रश, मैं अपनी कलम से एक चित्र बना रहा था जिसको मैंने 1000 बार मारा है। उसको मैंने एक बार नहीं 1000 बार मारा है। तो जब मैंने लोगों को दिखाया तो कहा ये चित्र किसका है? तो मेरे किसी ने मुझसे पूछा ये चित्र किसका है? तो मेरे मुंह से यकायक निकल गया कि ये तो हेमू का चित्र है। यानी मैं अपनी कलम से इसको 1000 बार मार चुका हूं। ये घटना उल्लेख किसमें है? तुजुक के जहांगीरी में इस घटना का उल्लेख मिलता है। कथा घटना का उल्लेख। इसका मतलब कि अकबर चित्रकारी करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही अकबर अपना भी चित्र बनवाता था, लोगों का भी चित्र बनवाता था। अकबर प्रतिदिन दरबार के चित्र बनवाता था। ध्यान रखना मेरी बात को। अकबर क्या करता था? अकबर प्रतिदिन दरबारी घटना का चित्रण करवाता था। तो पहले तो ये जान लें कि अकबर स्वयं यानी अकबर स्वयं चित्र बनवाता था। तो अकबर का जो स्वयं चित्र बनता था वो 2.25 चश्म का। कितना? अकबर का जो स्वयं चित्र बना है कितने क्या है? तो ध्यान रखना 2.25 चश्म का जो है अकबर जो है चित्र बनवाता था। ध्यान रखिएगा कितना? 2.25 चश्म का। ठीक। लेकिन दरबारी कितना मन लगाते थे? दरबारी चित्र, दरबारियों का व्यक्ति चित्र जो बनता था वो 1 चश्म का। कितना? तो ध्यान रखना कितना? 1 चश्म। तो मेरी बात समझिएगा, अकबर का चित्र कितने चश्म? तो कहोगे 2.25 चश्म। और अगर आता है कि दरबारियों का कितना चश्म? कहोगे 1 चश्म। तो सर कहो आप, सर एक बताओ, ये आएगा कि वो आएगा, हम लगाएं क्या हम? तो मैं बताता हूं लगाना क्या है आपको। अगर क्वेश्चन आता है कि अकबर के समय या मुगल काल में, सीधे सीधे पूछ ले, मुगल काल में पूछ ले या अकबर के समय कितने चश्म के चित्र बनते थे, यानी कितने चश्म की मुखाकृति बनती थी, कितने चश्म के सभी बनते थे, तो आप कहोगे कि अकबर के समय जो चश्म चेहरे बनते थे, चित्र बनते थे, वो 1 चश्म के चेहरे बनते थे। चश्म मतलब तो चेहरा। ठीक है? कितने चश्म का? 1 चश्म का चेहरा बनता था। ठीक है? लेकिन अकबर का चित्र कितने का था? तो कहोगे अकबर का 2.25 चश्म का है। ऐसे में अकबर का कौन सा चित्र भैया 2.25 चश्म? तो कहेंगे भारत सरदार चित्र। क्या उन चित्र का नाम क्या है? भारत
सरदार, सरकार नहीं, भारत सरदार का चित्र। ये किसका है? ये अकबर का व्यक्तिगत चित्र है, ये भारत सरदार का चित्र, 2.25 में। तो इस तरह से अकबर अपने जो चित्र बनवाता था, ऐसे में अकबर के कुछ चित्र मिलते हैं, ये स्रोत भी है, ठीक है। तो अकबर के चित्र, किसके चित्र? अकबर के चित्र कहां सुरक्षित है? एक तो बोस्टन संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में कितने चित्र हैं? अकबर के 2 चित्र हैं, शायद क्लियर कर लेता हूं। बोस्टन संग्रहालय में अकबर के 2 चित्र हैं, बिल्कुल सही है। 2 चित्र कितने हैं? 2 चित्र। बोस्टन संग्रहालय में 2 चित्र सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में कितने चित्र हैं? तो कहोगे 1 चित्र है। ध्यान दीजिएगा, अकबर के 2 चित्र मिलते हैं, एक मिलता है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, 2, यहां 2 लिखिएगा, कितने हैं? 2 चित्र। और 1 चित्र इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में अकबर का व्यक्तिगत छवि वाला चित्र हमको यहां से मिलता है। तो इस तरह से अकबर जो है वो स्वयं बनाता था और अपने लोगों से भी चित्र बनवाता था। अब बात करते हैं कि जो चित्र बनते थे कैसे बनते थे। सवाल उठता है कि ये चित्र बनते तो कैसे बनते थे चित्र ये। तो इन चित्र को बनाने के लिए कम से कम 3 कलाकारों की आवश्यकता, कलाकार मतलब जो चित्रकार टाइप के होते थे, आवश्यकता पड़ती थी। तो अकबर के समय 3 कलाकार, जैसे मैं बता देता हूं, यानी चित्र बनाने के लिए 3 कलाकार हैं, चित्र बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला कलाकार क्या करेगा? पहला कलाकार करेगा इसमें शेर लिखेगा, यानी शेर लिखेगा, ठीक है। एक अच्छा शेर लिखेगा, हमें नहीं आता कोई शेर नाम, जरूर आपको बताते, ठीक है। दूसरा कलाकार क्या करेगा? दूसरा कलाकार जो है वो चित्र बनाएगा। क्या करेगा? दूसरा कलाकार जो है वो चित्र बनाएगा, सही है। क्या करेगा? वो चित्रकारी करेगा। मैं लिख देता हूं, दूसरा कलाकार वो क्या करेगा? चित्रकारी करेगा। तीसरा कलाकार क्या करेगा? वो रंगकारी करेगा। मैं लिख देता हूं तीसरा कलाकार। तो 3 तरह के कलाकार होंगे जो तीनों में माहिर हो, शेर और शायरी में माहिर हो, चित्रकारी में माहिर हो, रंगकारी माहिर हो, ऐसे। तो तीनों में माहिर वाले कुछ विशेष प्रकार के कलाकार होते थे, उनके नाम मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उनके नाम क्या है ऐसे जो तीनों में माहिर होते थे? जैसे कातिब अली, मैं नाम सबके लिए देता हूं, जैसे कातिब मीर अली, कातिब मीर अली। दूसरा मुल्तान अली, तीसरा मुल्तान अली। इसी तरीके से हुसैन अली, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद गफ्फारी, 5वां उस्ताद गफ्फारी, और छठा है अब्दुल करीम। क्या है? छठा है आपका अब्दुल रहीम। ये मैंने आपको लिख दिया है नाम, जो तीनों में माहिर होते थे। ऐसे तो 3 बुला लेते थे, एक शेर लिखो, एक चित्रकारी करो, एक रंग करो, लेकिन तीनों में माहिर वाले कलाकार कातिब मीर अली,
मुल्तान अली, हुसैन अली, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद गफ्फारी, अब्दुल रहीम। तो इस तरह से अकबर का जो चित्र पूरा होता था उसको कहते थे पोथी। तो ध्यान रखना, अकबर का जो चित्र पूरा होता था उसको क्या कहते थे? जो चित्र बन के तैयार होता था उसे कहते थे पोथी। पोथी कहते थे। तो पोथी बोले तो चित्र, ठीक। और अगर हम पोथी खाना कहेंगे, पोथी खाना, तो अकबर का स्वयं का अपना एक पोथी खाना था। ध्यान देना, अकबर का स्वयं का अपनी एक चित्रशाला, अकबर के पास स्वयं अपनी एक पोथी खाना था, उसके चित्र थे स्वयं का। तो अकबर के पास कितनी पोथियां थी? अकबर के पास पोथियां, पोथियों की संख्या, पोथियों की संख्या कितनी थी? तो कहोगे 24,000। कितनी थी संख्या? 24,000। अकबर के समय पोथियों की संख्या 24,000। और एक पोथी की कीमत, एक पोथी की कीमत 270 रुपए। कितनी थी? एक पोथी कीमत 270 रुपए थी। 1585 में, बस लास्ट चल रहा है, 1585 में फैजी, 1585 में फैजी की मृत्यु हो गई। और फैजी का खुद की अपनी पोथीशाला थी। तो जब मृत्यु हुई तो इनकी कितनी पोथियां थी फैजी की? फैजी के पास थी लगभग 4,000 से 6,000 पोथी। तो मैक्सिमम दिन 6 मान ली, ठीक है। कितनी थी? 4,000 से 6,000। अकबर ने इन पोथियों को अपनी पोथीशाला मिला लिया था। तो 4 और 6 कितना हो गया टोटल? 30,000। अकबर की पोथीशाला में 30,000 पोथियां एकत्र हो गई थी, ठीक। 30,000 पोथियां एकत्र हो गई थी। तो इस तरह से ये अकबर विशेष तौर से चित्रकारी करवाता था, अपने पास चित्र रखता था। मतलब कोई काम नहीं तो बस यही चित्रकारी करवाते रहते थे फिलहाल। तो दोस्तों ये जान लें कि अभी पूरी फिल्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अब बाकी वाला तो हम लोग सोचेंगे कि कल तो संडे है, परसों हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा आप लोग से कि जिन लोगों ने टेस्ट के लिए पेड कर दिया है तो उनकी क्लास तो रहेगी। मैं उनको हटाया नहीं, जिन लोगों ने पेड नहीं किया है मैं उनको हटाया नहीं हूं, लेकिन मैं उनको बुकलेट नहीं भेजा हूं। तो बिना बुकलेट के आप कल क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो अगली बार से केवल आप मेरी क्लास सुनिए, मैं आपको क्लास बताता चल रहा हूं। तो कल टेस्ट के लिए कल रात 8 बजे तैयार रहिएगा। चलिए मैं मिलता हूं कल, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, गुड नाइट। सर गुड नाइट।